हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की, लेक्चर नंबर 21। और आज से ही हम यूनिट थर्ड, जिसका नाम है फ्रिक्शन या हिंदी में बोले उसको घर्षण, स्टार्ट कर रहे हैं। घर्षण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, जैसे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 थी। तो हम घर्षण को भी डिटेल में पढ़ेंगे, सारे नोट्स आप बनाएंगे और अगर कोई न्यूमेरिकल है इसमें तो सबसे लास्ट में एक न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा। घर्षण में बेसिकली घर्षण क्या होता है, इंजीनियरिंग में इसका क्या महत्व है, घर्षण के टाइप्स क्या है, घर्षण के नियम क्या है, घर्षण कोण, घर्षण शंकु और इस तरीके के तमाम टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बहुत बार अलग अलग बोर्ड में पूछे गए हैं। जिसमें कुछ टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखिए और जितने भी लेक्चर हों उनके नोट्स प्रॉपर बनाइए, ताकि एग्जाम अब करीब आते जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर नोट्स भी रहे और आप एग्जाम के टाइम पे उसकी स्टडी भी कर सकें। तो इसके पहले के जितने वीडियो हैं उनको देखिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पेपर में, तो ध्यान से सब देखिए। आज हम बात करते हैं फ्रिक्शन की और इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल का इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है और घर्षण बल के प्रकार क्या होते हैं। फिर इसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक घर्षण से रिलेटेड आएंगे। तो अगर हम घर्षण बल का इंट्रोडक्शन की बात करें कि घर्षण बल क्या होता है, तो देखिए घर्षण बल का सीधा सा एक अगर कॉन्सेप्ट समझा जाए तो जब कोई भी साइकिल किसी भी रोड पर, प्लेन रोड पर या स्ट्रेट लाइन पर चल रही है और आप पैडल मारना बंद कर देते हैं, सिर्फ हैंडल पकड़ करके वो चल रही है, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो रुक जाएगी अगर आप उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं। तो कैसे रुक जाती है, इसका मतलब हम समझे कि जो साइकिल के पहिए हैं मींस टायर, उनका कांटेक्ट कहां से है, सिर्फ उनका कांटेक्ट रोड सरफेस से है। यानी कि रोड सरफेस और साइकिल के टायर के बीच में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ी दूर चलते चलते वो रुक जा रही है। इसी तरह अगर हम और कोई एग्जांपल ले, मान लीजिए कोई गेंद है और वो एक गेंद फिसलती हुई किसी ने, बच्चे ने धक्का दे दिया, तो धक्का दिया तो वो आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं वो जाकर के रुक जाएगी। यानी कि गेंद की सरफेस और उस फर्श की सरफेस के बीच में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो रुक जा रही है। वो गुण किन्हीं दो सरफेस के बीच में जब एक सापेक्ष गति होती है और उस गति का विरोध करने का गुण जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है, उस बल को घर्षण बल कहते हैं। और जो ये गुण है इसको हम लोग घर्षण कहते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी आपको क्या समझ में आया कि किन्हीं दो सरफेस के बीच में एक जो विरोध है वो एक गुण, वो घर्षण कहलाता है। और जिसके कारण ये बॉडी जो किसी एक दूसरी बॉडी पर मूव कर रही थी या मूव करने का प्रयास कर रही थी, उसका रुक जाना जिस बल के कारण होगा, जो उसी गुण से उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल। जैसे कि ये डस्टर है, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, हम यहां से कुछ तो फोर्स लगा रहे हैं अभी, लेकिन मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों सरफेस का जो कांटेक्ट है, यहां पर कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है इन दोनों सरफेस के गुणों के कारण, जो इस बल का अपोज कर रहा है, लगाने वाले बल का। इसी बल की वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो ये मूव कर जाएगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये मूव करते करते जो सरफेस का फोर्स लगेगा, अगर हम बल हटा देते हैं तो ये रुक जाएगा। वो किसके कारण हुआ, एक ऐसे बल के कारण जो इसकी गति का विरोध कर रहा है, और उसी बल को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहते हैं। देखिए पूरे नोट्स आप इसी से बनाएं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले देखते हैं कि घर्षण क्या होता है। घर्षण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सुन लीजिए। दो पिंडों के बीच की जो सापेक्ष गति होगी, पहले दो पिंड होने चाहिए, उनके बीच में सापेक्ष गति का प्रयास हो या हो रही हो, तो उनका जो विरोध होगा, उस गति को आगे बढ़ाने का विरोध होगा, वही घर्षण कहलाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर गति करता है, एक पिंड ये है और एक सरफेस ये है, यानी कि कोई दूसरी बॉडी गति करता है या करने का प्रयास करता है, जरूरी नहीं कि आप जितना बल लगा रहे हैं उससे वो गति कर ही जाए, यानी प्रयास करता है, तो दो पिंडों का वह गुण जिसके कारण संपर्क सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न होता है जो उनकी परस्पर गति का विरोध करता है, यह गुण घर्षण कहलाता है। घर्षण गुण है, घर्षण बल बल है। इसी गुण के कारण जो बल उत्पन्न होता है, ये देखिए वह गुण जिसके कारण संपर्क सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न होता है जो उनकी परस्पर गति का विरोध करता है, तो वो गुण क्या है, ये गुण है, वो गुण क्या है, उसी को घर्षण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी तक जितना आपको बताया गया है उसके हिसाब से किन्हीं दो सरफेस के बीच का गुण जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है जो परस्पर गति का विरोध करता है, उसको घर्षण कहते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स or tends to move on another body, the property
of the two bodies by virtue of which a force is developed between the two bodies which oppose the motion is called फ्रिक्शन। इसी तरह कोशिश करिए कि एग्जाम में आप भी अंडरलाइन करें ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले। ये हो गया घर्षण, यानी क्या है ये गुण। अब घर्षण बल का जो डेफिनेशन होगा वो कहीं ना कहीं यहीं से निकल करके आया है, क्योंकि इस गुण के कारण ही बल उत्पन्न हो रहा और उस बल को घर्षण बल कहते हैं। जब कोई रुक्ष सतह किसी दूसरी सतह के, वही जब कोई एक पिंड किसी दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, गति करता है या गति करने का प्रयास करता है, तो उनके संपर्क तल पर एक स्पर्श रेखीय बल, ये देखिए एक सतह, ये बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है। जब आपने किसी बॉडी को एक बाहरी बल से खींचा या खींचने का प्रयास किया, इस बॉडी ने मूव किया या मूव करने का प्रयास किया, तो उनकी संपर्क तल पर एक स्पर्श स्पर्श रेखी बल मींस स्पर्श करता हुआ जाए उस संपर्क सतह से, तो स्पर्श रेखी बल कहलाता है। स्पर्श रेखी बल कार्य करता है जो सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है, सतहों के बीच की सापेक्ष गति, यही बल घर्षण बल कहलाता है, यही बल घर्षण बल कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल इस फिगर को जरा समझें, और मैं यही कहूंगा सभी विद्यार्थियों से कि इस फिगर को जरूर बनाएं। अगर घर्षण से रिलेटेड घर्षण क्या है, घर्षण बल क्या है, तो या घर्षण कोफिशिएंट क्या है, तो ये समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से। एक सरफेस होगी, जैसे कि ये अभी मेरे हाथ की सरफेस, इसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है, इसको आप यहां से खींचेंगे इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है इस पिंड की इस डायरेक्शन में गति का विरोध करने के लिए जो बल लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां से इस पिंड पर बल लगाया जा रहा है, तो घर्षण बल अपोजिट लगेगा, ये है घर्षण बल। अब पिंड का जो भार है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, जैसे अभी हमने रिएक्शंस पढ़े, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े थे, और इसके ऊपर इसकी प्रतिक्रिया लगेगी इस सरफेस से संपर्क में होने के कारण 90 डिग्री पे, या यहां पर हम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एक ऐसा डायग्राम जो पूरे घर्षण को रिप्रेजेंट करता है कि घर्षण बल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये है घर्षण और घर्षण बल के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी आ जाता है कि घर्षण बल की उपयोगिता क्या है। देखिए घर्षण बल पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसे कि जो बेल्ट और पुली, जैसे कहीं पर बेल्ट पुली का मोशन हो रहा है, तो अगर दोनों के बीच में घर्षण नहीं होगा तो पुली स्लाइड कर, जो बेल्ट है पुली के ऊपर से खिसक जाएगी, तो जो पावर ट्रांसमिशन का काम है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। बिल्कुल क्लियर। इसलिए फ्रिक्शन कहीं पॉजिटिव है। नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो फ्रिक्शन के कारण बहुत सारा पावर लॉस भी होता है मशीनों में। जब पावर ट्रांसमिट करते हैं तो कहीं दो मशीन के पार्ट्स के बीच में मोशन होती है, तो वहां पर फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस भी होता है। तो यहाँ फ्रिक्शन को नेगेटिव हम कह सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा ग्रीस, फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए लुब्रिकेंट्स का उपयोग किया जाता है, ग्रीस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वो जो फ्रिक्शन के कारण हीट निकलती है वो भी मशीन पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको डैमेज कर सकती है। इसलिए कूलिंग हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि फ्रिक्शन के कारण जो अनवांटेड या अननेसेसरी हीट निकलती है उसको भी रिड्यूस किया जाए। तो फ्रिक्शन का बहुत अधिक महत्व है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा वाइड टॉपिक है या एक ऐसा गुण है जो हर एक मटेरियल में या जहां मोशन होती है वहां पर उत्पन्न होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन का इंजीनियरिंग में क्या महत्व है, इसको आप नोट करें। तो अभी हमने पढ़ा घर्षण क्या होता है और घर्षण बल क्या होता है। जो घर्षण है वो एक गुण है, और उसी गुण से जो बल उत्पन्न होता है किसी भी दो पिंडों के बीच होने वाली गति का विरोध करने के लिए, वो घर्षण बल कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने देखा है कई बार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उसमें यही देखा कि फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रश्न आया हुआ है 5 नंबर का, जो 2022 में, 2024 में, जो 2023 में आया है। इसके अलावा भी बहुत प्रश्न आए हुए हैं फ्रिक्शन से, लेकिन जो अभी हमने प्रीवियस कराया वो भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो अब इसके बाद कि इसका इंजीनियरिंग में या फिर फ्रिक्शन का क्या महत्व है जीवन में, उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी इंजीनियरिंग का अलग से पूछ लेता है, या कभी पूछेगा कि हमारे जीवन पे फ्रिक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जीवन से रिलेटेड सारी फील्ड आ जाएंगी, चाहे हमारा घर पे काम करना हो, चलना हो, फिरना हो, पहाड़ पे चढ़ना हो, कील कोई ठोकना हो, या हम खाना चबाना हो, तो इस तरीके से ये तो जीवन के हो गए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग का पूछता है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उन सब में फ्रिक्शन का बहुत महत्व है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जैसे हम पावर ट्रांसफर करते हैं तो हम बेल्ट और पुली सिस्टम का यूज करते हैं, या फिर पुली और रस्से सिस्टम का यूज करते हैं। तो उन सभी में बेटर पावर ट्रांसमिशन के
लिए फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फ्रिक्शन इन इंजीनियरिंग फील्ड, तो सबसे पहला है मशीन के पट्टे तथा पुली की चालन क्रिया घर्षण के कारण ही संभव होती है। अगर घर्षण नहीं होगा किन्हीं दो बॉडी के बीच में, तो आप जैसे आप देखते हैं कि जनरली सुनते हैं बाथरूम में पैर फिसल गया। बाथरूम में पैर फिसलने का बहुत बड़ा कारण फ्रिक्शन का कम होना ही हो जाता है। तभी आप देखेंगे कि बाकी जगह के कंपैरिजन में बाथरूम के जो टाइल्स होते हैं या बाथरूम का जो फर्श होता है उसको एक रफनेस वाला सरफेस दिया जाता है, मीन्स रुक्ष दिया जाता है, खुरदरा सरफेस दिया जाता है, ताकि क्योंकि बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम पानी का फ्लो होता रहता है। अब जब एक सरफेस और फिर उसके ऊपर दूसरी सरफेस के बीच में वाटर की लेयर आ जाती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन का मान कम हो जाता है, और जब फ्रिक्शन का मान कम हो जाता है तो आदमी स्लाइड करता है, मींस खिसकता है, और जिससे फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए जनरली बाथरूम में खुरदरा टाइल्स लगवाया जाता है। तो इसी तरीके से जो बेल्ट और पुली सिस्टम होता है, तो बेल्ट और पुली में बेल्ट जो पुली के ऊपर मूव करती रहती है वो एकदम इतना स्मूथ मोशन होने लगता है कि अगर उधर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो बेल्ट है वो पुली के ऊपर से हट जाएगी, जिससे कि जो पावर ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मशीन के पट्टे तथा पुली की चालन क्रिया घर्षण के कारण ही संभव हो पाती है। इसी तरह से पुली तथा रस्ते का चालन भी घर्षण के कारण संभव हो पाता है। आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी चिंता करने की बात नहीं कि उसकी बैक लगी, बस लेकिन पढ़ना है और इसी तरीके से नोट्स बनाना है। इसके बाद वाहनों में ब्रेकों का लगना घर्षण के कारण ही संभव है। जब हम किसी भी, चाहे साइकिल की बात करें या बाइक की बात करें, जब कोई वाहन मूव कर रहा होता है और हम उसमें ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक धीरे धीरे उस पहिए के संपर्क में आता है, और संपर्क में आने से उनके बीच में जो होने वाली गति है वो रुकती है, क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है। तभी वहां पर बहुत ज्यादा हीट भी उत्पन्न होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्रेक लगाने वाली मैकेनिज्म का बनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वाहनों में ब्रेकों का लगना घर्षण के कारण ही संभव है। घर्षण से उष्मा भी उत्पन्न होती है जो घर्षण वेल्डिंग में जैसे अनुप्रयोगों में उपयोगी होती है। जैसे हम वेल्डिंग की अगर बात करते हैं तो वेल्डिंग इन्हीं दो मटेरियल्स के बीच में होती है और वहां हम हीट का होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे अगर हम अपने हाथों को भी घिसते हैं तो हाथ गर्म होने लगते हैं। इसी तरीके से जब फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है तो वो फ्रिक्शन घर्षण से जो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है कि दो पिंडों के बीच की मोशन के कारण, उस उष्मा का उपयोग हम घर्षण वेल्डिंग या फ्रिक्शन वेल्डिंग जैसे अनुप्रयोगों में कर सकते हैं। इसके वाहनों में घर्षण क्लच घर्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जो फ्रिक्शन क्लच व्हीकल्स में लगा होता है उसका जो सिद्धांत है वो घर्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। विभिन्न औजारों का उपयोग भी घर्षण के बिना संभव नहीं है। जो हम बहुत सारे, चाहे देखिए अगर आप कोई भी टूल का उपयोग कर रहे हैं किसी भी वर्कपीस को या किसी भी स्पेसिमेन को काटने में, तो अब जैसे ही वो संपर्क में आता है बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। जैसे लेथ मशीन में हम जब काम करते हैं तो लेथ मशीन में काम करते वक्त जो चिप्स निकलता है या ब्रेक होने वाला मटेरियल निकलता है जिसको चिप्स जनरली बोलते हैं, अगर वो छिटक करके आपके कपड़ों में गिर जाता है तभी बोलते हैं कि उसको पूरा होल्ड आउट करके कायदे से उसमें काम करना चाहिए, तो आपके कपड़े जल जाएंगे, इतनी ज्यादा हीट होती है। तो उस जगह पे फ्रिक्शन को कंसीडर करना इंपॉर्टेंट होता है। और विभिन्न औजारों का उपयोग भी घर्षण के बिना संभव नहीं है। ये हो गए मुख्य उपयोग जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आते हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए कि जीवन में घर्षण का क्या उपयोग है तो भी आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी चीजें जीवन से ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा अगर और बात करें तो घर्षण बल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। घर्षण के बिना किसी भी प्रकार की क्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, वाहनों का सड़कों पर दौड़ना इत्यादि। तो ये सब ऐसी एक्टिविटी है। चलने का एग्जाम्पल आपको भी हमने जैसे बाथरूम का दिया, दौड़ने का एग्जाम्पल हो जाएगा, खाने का हो जाएगा, वाहनों का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये एग्जाम्पल हैं ये भी घर्षण पे ही आएंगे। पहाड़ों पर चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना, खंबे पर चढ़ना इत्यादि घर्षण के कारण ही संभव है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, कील ठोकना, ये भी एग्जाम्पल घर्षण के अंतर्गत ही आएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये आता है कि घर्षण के हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको भी नोट करिए और पढ़िए। अब इसके बाद इस लेक्चर में हम बात करेंगे घर्षण के प्रकार की जो कई बार आए हुए हैं, तो इसको आप नोट करिए। बाकी बात करते हैं घर्षण के प्रकार की। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा घर्षण क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है और घर्षण बल की क्या उपयोगिता है। और ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है घर्षण के प्रकार या टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंस इसकी कितनी है आप इसी से देख सकते हैं कि 2023, 2022, 2020, 2018 जो पेपर्स हमारे पास अवेलेबल है उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन किस तरीके से आया है कि घर्षण के प्रकार लिखिए,
या घर्षण के प्रकार को एक्सप्लेन कीजिए। स्थैतिक घर्षण गतिक घर्षण के बीच में विभेद कीजिए, मींस डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द डायनेमिक फ्रिक्शन। तो हम इस क्वेश्चन को देखें कि ये कैसा है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत आसान, क्योंकि जो घर्षण के प्रकार के नाम है उसी आधार पे इनकी डेफिनेशन बनती है, और इनकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको अभी समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर स्थैतिक घर्षण की बात करते हैं, यानी कि जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के संपर्क में स्थिर अवस्था में है, जैसे अगर यहाँ हम बात करें, ये डस्टर हमारे पास है और ये डस्टर इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इस कंडीशन पे हमने यहाँ पर एक बल लगाया लेकिन ये हिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये स्थिर अवस्था में है, और इस स्थिर अवस्था में इस लगाए गए बल का जो विरोध हो रहा है वो बहुत अधिक है, इसीलिए ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तो इस तरह की कंडीशन जब पिंड स्थिर अवस्था में होगा और उस पर जो घर्षण बल कार्य करेगा उसको हम लोग स्थैतिक घर्षण बल कह देंगे। इसी तरीके से जब ये पिंड मोशन में होगा, गति में होगा, उस समय इस पर लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल बोलेंगे। तो जब पिंड गतिक अवस्था में होता है, गतिमान अवस्था में होता है, उस समय जो घर्षण बल लगता है उसका मान स्थैतिक घर्षण बल के मान से कम होता है। क्योंकि आप देखिए स्थैतिक में फोर्स लगा रहे हैं लेकिन नहीं हिल रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन गतिमान अवस्था में आप इस पे गति भी करते जा रहे हैं, लेकिन ये तब रुकेगी जब आप गति करना बंद कर देंगे काफी देर बाद। इसलिए गतिक अवस्था में जो घर्षण बल का मान होता है वो स्थिर अवस्था के कंपैरिजन में कम होता है। और एक अगर तीसरे टाइप की बात करें, सीमांत घर्षण की बात करें, तो देखिए सीमांत यानी सीमा का अंत, समझिएगा ध्यान से। ये पिंड यहाँ रखा हुआ है और अभी स्थिर अवस्था में है, हमने यहां से इस पे बल लगाया, इस पे कोई मोशन नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बल की वैल्यू बढ़ाने पर इस पे कोई ना कोई मोशन शुरू होने वाली ही होगी, और जब शुरू होने वाली ही होगी उस समय इस पर लगने वाले घर्षण बल का मान सर्वाधिक होगा। उस घर्षण बल को हम लोग सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम देखें कि क्या लिखवाया गया है, तो सबसे पहले घर्षण के प्रकार में घर्षण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। द फ्रिक्शन मे बी डिवाइडेड इन बेसिकली 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई पिंड किसी रुक्ष तल पर विश्राम अवस्था में, इसी तरह अंडरलाइन करके आना है एग्जाम में फॉर अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए, विश्राम अवस्था या स्थिर अवस्था में होता है, तो उस समय उन दोनों की सतहों के बीच कार्य करने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण होता है। जब कोई दो पिंड एक दूसरे के ऊपर स्थिर अवस्था में होंगे और उस समय जो घर्षण बल उस पर काम कर रहा होगा, उस घर्षण को हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इट इज द फ्रिक्शन experienced by two bodies in contact while at rest। स्थैतिक घर्षण का मान गतिक घर्षण की तुलना में अधिक होता है। जैसे आपको बताया कि जब कोई बॉडी गतिमान अवस्था में होगी, इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी क्योंकि वो गति कर रही है, लेकिन अगर स्थिर अवस्था में है और उस पर हम बल लगा रहे हैं और उसमें कोई गति नहीं हो रही, इसका मतलब उस समय स्थैतिक घर्षण का मान सर्वाधिक है। दूसरा घर्षण आता है गतिक घर्षण यानी डायनेमिक घर्षण। तो बिल्कुल सिंपल, जब कोई दो पिंड आपस में गतिमान अवस्था में होंगे तो उनके बीच में जो बल कार्य करेगा, जब कोई पिंड किसी तल या किसी अन्य पिंड के सापेक्ष गति करता है तो उस समय गति के विरोध में संपर्क तल पर उपजने वाला घर्षण क्या कहलाता है? गतिक घर्षण कहलाता है। जब कोई पिंड किसी तल या किसी अन्य पिंड के सापेक्ष गति करता है तो उस समय गति के विरोध में संपर्क तल पर उपजने वाला घर्षण गतिक घर्षण कहलाता है। इट इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट व्हाइल इन मोशन। इट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वाला जो फ्रिक्शन होता है वो स्थिर अवस्था के फ्रिक्शन से कम होता है। गतिक घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। सीमांत घर्षण की बात करते हैं तो संपर्क में रखे दो पिंडों के बीच जब सापेक्ष गति होने ही वाली होती, सीमा का अंत, जैसे ही सीमांत घर्षण में हम बात करेंगे तो जब दोनों पिंडों के बीच गति होने ही वाली होती, हम यहाँ से नीचे से तो स्थैतिक घर्षण लग रहा है, डस्टर नहीं खिसक पा रहा है, लेकिन हम यहाँ से लगने वाले बल को जब बढ़ाते जाएंगे एक ऐसी लिमिट आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये मूव करने ही वाला होगा, उस समय जो घर्षण बल कार्य करेगा सापेक्ष गति होने ही वाली होती है। इस स्थिति में उत्पन्न हुए घर्षण के अधिकतम मान को चरम घर्षण या सीमांत घर्षण कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेस बिफोर वन स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अनदर। सीमांत घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है। इस लाइन को ध्यान से समझिए कि जैसे ही बॉडी सरकने वाली होगी तो पूरा विरोध होगा कि बिल्कुल बॉडी सरकने नहीं पाए सरफेस के बीच में, उस समय स्थैतिक घर्षण से भी ज्यादा सीमांत जो घर्षण लगेगा, यानी मैक्सिमम अमाउंट, देखिए लिखा मैक्सिमम अमाउंट या अधिकतम मान जो होगा वो हमारा
सीमांत घर्षण कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण के बीच में क्या क्या जो डेफिनेशन है उनके बीच में क्या अंतर है, इसको बिल्कुल क्लियरली पढ़िए, क्लियरली नोट करिए। अगर अभी कहीं लगता है कि स्थैतिक घर्षण और डायनेमिक जो गतिक घर्षण है उनके बीच का डिफरेंस टेबल के फॉर्म में भी करना है, तो उसको भी आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने बोला कि अलग से टेबल के फॉर्म में स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है कि स्थैतिक घर्षण और गतिशील या गतिक घर्षण में विभेद कीजिए 2018 में। तो जो अभी इसके पहले लिखवाया था वो एक डेफिनेशन के फॉर्म में था, लेकिन अब अगर हम देखें तो स्थैतिक घर्षण और गतिशील घर्षण में क्या अंतर है एक टेबल के फॉर्म में। तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि स्थैतिक घर्षण जब कोई दो पिंड या कोई एक पिंड किसी समतल के साथ स्थिर अवस्था में होता है, तो उस समय उस पर जो बल कार्य करता है या जो घर्षण कार्य करता है उसको हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसी तरह जब कोई पिंड किसी तल या किसी अन्य पिंड के सापेक्ष गति करता है तो उनके मध्य गतिक घर्षण कार्य करता है। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन अब अलग से आ रहा है कि अगर हमें कोई डिफरेंस या फिर अंतर लिखना है उनके बीच में तो फिर हम उनको देखते हैं। तो पहला बिल्कुल क्लियर वही डिफरेंस है कि जब कोई पिंड किसी तल पर विराम की अवस्था में हो तो उसके विराम की अवस्था यानी स्थिर अवस्था में तो उनके मध्य स्थैतिक घर्षण कार्य करता है। जब कोई पिंड किसी तल या किसी अन्य पिंड के सापेक्ष गति करता है तो उनके मध्य गतिक घर्षण। पहला डिफरेंस बिल्कुल क्लियर। दूसरा देखते हैं, स्थैतिक घर्षण का परिमाण यानी कि मात्रा या वैल्यू कह सकते हैं, गतिशील घर्षण से अधिक होती है। ये भी बताया था कि क्योंकि जब स्थिर अवस्था में कोई पिंड रखा रहता है और उस पिंड पर आप बल लगाते हैं और वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि जो अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स है वो बहुत ज्यादा है और वही फ्रिक्शन फोर्स है। लेकिन जब कोई पिंड गतिमान अवस्था में होता है तो उस समय घर्षण बल का मान स्थैतिक वाले घर्षण बल से कम होता है। घर्षण बल लगेगा लेकिन स्थैतिक घर्षण बल से उसका मान कम होता है। अगला अगर हम देखते हैं, स्थैतिक घर्षण का मान शून्य हो सकता है। तो चूंकि जब बॉडी बिल्कुल स्थिर अवस्था में रखी है, कोई मोशन नहीं हो सकती, तो स्थिर घर्षण का मान शून्य भी हो सकता है, लेकिन गतिक घर्षण का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बॉडी मोशन में है तो बिल्कुल 100% उस पर फ्रिक्शन लगेगा और उस होने वाली मोशन का अपोज करेगा। लेकिन स्थिर अवस्था में रखे हुए पिंड पे घर्षण बल का मान शून्य हो सकता है क्योंकि उसमें मोशन नहीं हो रही है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर। चौथा, यह लगाए गए बल के परिमाण पर निर्भर करता है और यह लगाए गए बल के परिमाण से स्वतंत्र रहता है। कितना बल आप लगा रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि स्थैतिक घर्षण कितना लगेगा, जबकि जो गतिमान अवस्था में यह गतिक घर्षण होता है वो बल के परिमाण से, लगाए गए बल के परिमाण से स्वतंत्र होता है। इसका अगले बात करते हैं, यह गति के शुरू होने का विरोध करता है। बिल्कुल स्थैतिक घर्षण, ये पिंड रखा हुआ है, आप फोर्स लगा रहे हैं तो इसका विरोध करेगा, शुरुआत मोशन शुरू ही ना हो, वो ये चाहता है, इसलिए यह गति के शुरू होने का विरोध करता है। और यह दो पिंडों के बीच हो रही सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये क्या है, रखा हुआ है स्थिर अवस्था में, आपने फोर्स लगाया, इसका विरोध कर रहा है कि शुरू नहीं होने देंगे स्थैतिक घर्षण। लेकिन गतिमान अवस्था में क्या है, जब बॉडी अपना गतिशील अवस्था में ही है तो उनके होने बीच में होने वाली गति, सापेक्ष गति का विरोध करता है। उदाहरण आप कोई भी ले सकते हैं कि कोई भी किताब रखी हुई है किसी टेबल के ऊपर और उस पर बल लगा देगा, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो स्थिर या स्थैतिक घर्षण का उदाहरण है। फर्श पर रखे हुए बक्से पर धक्का लगाने पर शुरू में धक्का लगने का विरोध करना ही स्थैतिकी घर्षण का उदाहरण है। कि घर पे कोई बक्सा रखा, उस पर धक्का लगा रहे हैं, लेकिन धक्का लगाने पर अगर वो मूव नहीं हो रहा है, यानी कि गति के शुरू होने का विरोध कर रहा है, तो वो किसका उदाहरण है, स्थैतिकी घर्षण का। और यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, जब कोई कार फिसल रही होती है तो गतिक घर्षण उसको रोकने का प्रयास करता है। कि भाई कोई कार फिसल रही है तो फिसलते हुए गतिक घर्षण उस पर लगेगा कि भाई उसका विरोध करे, कि फिसलने का विरोध करे, तो फिर गति घर्षण नहीं होगा। ये जनरली कोई भी, जैसे एग्जांपल हमने स्टार्टिंग बताया था, साइकिल चल रही है और साइकिल चल रही मूव कर रही है और मूव करते करते हम उस पर पैडल नहीं मार रहे, फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो जो उसकी गति का विरोध करेगा वो गतिक घर्षण है। कोई गेंद लुढ़क रही है तो वो चलते रुक रही है, तो इसका मतलब उसकी गति का विरोध हो रहा है। तो इस तरीके से आप इन डिफरेंसेस को पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के फॉर्म में भी आप अगर लिखेंगे तो कॉपी का एक पेज आपका भर जाएगा। आप चाहे तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो शुरुआत में पहले डेफिनेशन लिख दें और फिर इन डिफरेंसेस को लिखें, तो पूरा मार्क्स मिलेगा, कहीं कोई नंबर कटेगा नहीं। तो इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर जो 21 है, इसमें हमने घर्षण के बारे में पढ़ा, घर्षण बल के बारे में पढ़ा, घर्षण की उपयोगिता के बारे में पढ़ा और घर्षण के टाइप्स के बारे में पढ़ा। फिर लास्ट में हमने ये भी सोचा कि विभेद वाला जो टॉपिक है वो इसी में कवर कर दे, तो हमने इसको भी इसमें ऐड कर दिया। अब
आपको सिर्फ नोट्स बनाना है और अच्छे से पढ़ना है। रोज एक वीडियो देखिए और पूरा 80% प्लस मार्क्स की गारंटी। आप बस पढ़ते रहिए और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 21 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम लोग घर्षण कोण और घर्षण कोण की बात करेंगे, सीमांत एक एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे। तो वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो क्वेश्चन लगभग 99% हर बार आते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेस्ट मार्क्स ला सकें। ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपके नंबर अच्छे आए, इसलिए आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।